तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आप सभी देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेस को। तो आज हम आपको घटना चक्र का जो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, तो वो क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न ही है। तो चलिए चल करके हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न मतलब इसमें से है और फिर क्या इसमें ध्यान देने वाला बात है। तो सबसे पहले कि सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान। ये देखिए 2017 का भारत में 2017 में जो सतत विकास लक्ष्य था जिसको SDG भी बोलते हैं, तो उसमें इसका पूछ रहा है कि रैंक क्या था। तो 116 होगा। मतलब इसको याद रखना नहीं है क्योंकि ये 2017 में पूछा है, लेकिन आपको 2021 का याद रखना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। तो ये भी याद रखना है कि आपको वायुमंडल में नमी पर यह निर्भर करता है वर्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये जैवमंडल हो जाएगा। जैवमंडल जो है ये क्या है कि बहुत बड़ा मतलब क्या है पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होते हैं जिसको NGT भी बोला जाता है, कि ये पर्यावरण को हरा भरा रखने का काम करता है। पर्यावरण को हरा भरा मतलब कि जैसे ट्रीज मतलब पेड़ पौधा हो गया, या फिर किसी भी जैसे कि जो कोई भी प्रदूषक चीज़ होता है तो उसको भी मतलब उस पर भी नियंत्रण करने का काम किसका होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम होता है। तो यह भी याद रखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 2010 में। ये कब स्थापित किया गया था? तो 2010 में स्थापित किया गया था। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण किसको कहते हैं? तो हमारे चारों ओर इसमें वही चीज़ लिखा हुआ, भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो हमारे चारों ओर अस्तित्व में है, उसी को हम पर्यावरण बोलते हैं। तो पर्यावरण का मतलब आप समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है। तभी तुरंत हम पढ़ें कि इसको पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें आंसर आप मार दीजिएगा क्या चीज़, कि ये पर्यावरण कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो इसको हम पर्यावरण ही कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण ही हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। और फिर यह किसके अनुसार से यह डिफिनेशन दिया गया है? तो कहता हूँ 1986 में जो एक्ट जो लाया गया था, पर्यावरण एक्ट लाया गया था 1986 में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस डिफिनेशन को देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है क्या, कि नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, इस पर आप गौर कीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंध है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा का मतलब क्या है कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हम क्या मतलब कि पूरा समझिए कि वर्ल्ड ही किसी न कोई कदम उठाते जा रहा है। तो कहता है कि कौन सा प्रयास जो है, मतलब 4 गो ऑप्शन इसमें दिया गया होगा, लेकिन और उसमें से होगा कि गरीबी कम करने का, ये गरीबी आप कम करने का कोई भी अगर मतलब तरीका अगर अपनाते हैं तो वो जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित डायरेक्टली नहीं होता है। फिर देखिए कि अगर बात किया जाए कि पर्यावरण में पर्यावरण भारत में पर्यावरण अधिनियम, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। तभी आपको पिछला भी थोड़ा देर पहले भी जो पर्यावरण का डिफिनेशन जो दिया गया था, तो वह 1986 में जो एक्ट आया था उसी के अकॉर्डिंग दिया गया था। तो पर्यावरण एक्ट जो भारत में जो लागू हुआ है, तो 1986 में एक्ट लागू हुआ है भारत में। देखिए यहाँ लिखा हुआ भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ कब? 1986 में। मतलब पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो सरकार जो कदम उठाती है, चाहे मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, तो ये सभी जो एक्ट जो है 1986 में बताया गया। फिर देखिए पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटक। मतलब कि क्या है कि जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके चारों तरफ क्या है कि कुछ निर्जीव वस्तु भी हैं, कुछ जो होता है सजीव वस्तु भी है, जैसे कि क्या हो गया, जानवर हो गया, या फिर आदमी हो गया, या फिर आप बहुत सारे जीव जंतुओं को देखते होंगे तो वो हो गए। और कुछ निर्जीव वस्तुएँ भी जैसे देखते होंगे कि क्या मतलब जैसे आप जैसे तालाब हो गया, या फिर नदी हो गया, झरना हो गया, या फिर पर्वत पठार हो गया। तो ये सभी मिला करके हम इसको क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं कि सजीव निर्जीव को मिला देंगे तो वो पर्यावरण का अंग बन जाता है। फिर देखिए इसमें कहता है आपको कि पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ जो होता है कारक कार्य करते हैं। तो कुछ कारक क्या किस चीज़ का कार्य करते हैं? तो नियंत्रण का कार्य करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य वो प्राकृतिक संसाधन भी है और साथ ही साथ क्या है कि वह नियंत्रण का भी कार्य करता है।
या फिर आप किसी और भी चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे गाय हो गया, या फिर जैसे आप बाघ के बारे में सुनते होंगे तो बाघ क्या है, यह नियंत्रण का कार्य स्थापित करता है। कैसे नियंत्रित का कार्य करता है, तो आप देखते होंगे कि अगर ज़्यादा अगर जैसे कि हिरन अगर हो गया, ज़्यादा अगर नीलगाय अगर हो जाता है तो फिर जो शाकाहारी जंतु होता है उसको मार करके कौन खाएगा, तो उसको मार करके खाने वाला भी होना चाहिए। तो फिर आप उस लिहाजे से अगर देखिए तो फिर क्या है कि मतलब बाघ का रहना ज़रूरी है। तो वह क्या कर रहा है, नियंत्रण का कार्य कर रहा है कि जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं या शाकाहारी मतलब कोई भी चीज़ होते हैं तो उसकी संख्या को कंट्रोल करता है। ये तो आप वही देख सकते हैं कि कुछ जो है प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम सीधा तौर पर मतलब हम प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसा भी है जो कंट्रोल का कार्य करते हैं। फिर देखिए कि आपको कहता है कि धारणीय, अगला क्वेश्चन है कि धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। तो कहता है कि मतलब प्राकृतिक संसाधन के बारे में उसको संरक्षित करने के लिए ही धारणीय विकास का एक विचार आया था, धारणीय विकास का विचार आया है। आप इसके बारे में धारणीय विकास क्या होता है तो उसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप थोड़ा सा जो साउंड होता है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, कारण है कि ये अब थोड़ा मोरा मतलब कि जैसे जे हो ही जाएंगे डिस्टर्ब, तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं। चलिए देखिए कि फिर अगला क्वेश्चन है कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तो उसको हम धारणीय विकास कहते हैं। देखिए तुरंत हम धारणीय विकास के बारे में आपको हम बोले थे कि ये मतलब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। तो यह कहता है धारणीय विकास होता क्या है, तो कहता है कि जो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति जो हम लोग करते हैं तो उस टाइम जो है मतलब फ्यूचर को देखते हुए भी अगर करें, फ्यूचर को भी देखते हुए करें, मीन्स कि जो फ्यूचर में भी उस संसाधन को हम प्रयोग कर सके, कुछ ऐसा कदम अगर उठाते हैं तो यह विचार कहलाता है, यह सोच विचार क्या कहलाता है, यह कहलाता है धारणीय विकास। ये क्या क्या कहलाता है, धारणीय विकास कहलाता है। कि मतलब ऐसा नहीं कि जैसे वर्तमान ही समय में सब संसाधन को ख़त्म कर दे तो फिर पता चलेगा कि फ्यूचर टाइम में मतलब क्या हो जाता है, संसाधन की कमी हो जाएगा। जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मतलब उसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम अभी ही अगर उसका अगर पूरा खनन कर ले, उसको हम निकाल करके ख़त्म कर दें तो आने वाला फ्यूचर टाइम में मतलब क्या हो जाएगा, उस चीज़ का किल्लत हो जाएगा, उस चीज़ को मतलब रहेगा ही नहीं। तो हमारे जो जैसे कि जो पीढ़ी आगे के जो पीढ़ी होते हैं उनको दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए सरकार या फिर कहिए कि पूरा वर्ल्ड में ही कुछ ना कुछ मतलब विचार मतलब कि जैसे डेवलप किया गया है। तो वर्ल्ड वाइड पर जो विचार जो डेवलप किया गया तो उसी को हम धारणीय विकास करते हैं। तो और इसके बारे में जैसे आगे पढ़ेंगे। देखिए 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये सतत विकास ही था इसका मुख्य लक्ष्य। देखिए ये पृथ्वी जो सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, जैसे फर्स्ट जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में होता है 1992 में। लेकिन आप क्या देखिएगा कि 2002 में भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। तो वो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था 2002 में जो हुआ, तो उसका उद्देश्य था सतत विकास। सतत विकास भी वही है, सतत का मतलब होता है लगातार, और विकास का मतलब होता है कि मतलब सब दिन हम जैसे लगातार विकास कंटिन्यूअसली अगर विकास करने के बारे में अगर सोचते हैं तो आप ही सोचिए कि अगर कंटिन्यूअस किसी चीज़ को बना करके आप रखना चाहते हैं तो क्या है कि आपको उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आगे इस चीज़ की किल्लत ना हो, इस चीज़ को मतलब कि कमी ना हो। तो अभी थोड़ा सा मतलब आप सचेत हो जाइएगा तो आगे भी आप कंटिन्यू इस चीज़ को रख सकते हैं। इसी को कहते हैं सतत विकास। फिर देखिए थोड़ा सा है कि ये सभी मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट है तो आपको इसको समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर हम आगे थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आप बने हुए बस रहिए। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है और उसकी संख्या पूछ रहा है कितना है। तो देखिए कि हमको क्या क्या करना है सतत विकास के लिए, हमको क्या क्या करना है उसका कुछ गोल निर्धारित किया गया है। तो वो 17 गोल निर्धारित किया गया है। तो उसी के बारे में आपसे पूछा है कि जो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन कितने गोल्स को रखा है इसमें सतत विकास के लिए, तो 17 गोल हो जाएंगे, 17 गोल हो जाएंगे। फिर देखिए कि ये मतलब आगे का क्वेश्चन मतलब कि आपको ये है, आगे का क्वेश्चन ये है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयास
प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो आप जानते हैं कि अब हमको जानना है कि कौन सा देश कितना काम कर रहा है इस पर, तो हम क्या देखेंगे, जो सस्टेनेबल इंडेक्स होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सा देश कितना पोजीशन पर है, और पोजीशन को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन कितना अच्छा कदम उठा रहा है। फिर देखिए कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि आपका वन हो जाएगा, जल हो जाएगा और खनिज हो जाएगा। ये क्या है, देश के प्राकृतिक संसाधन है। फिर देखिए कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं उसको हम प्राकृतिक पूंजी या फिर प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे जल हो गया, पर्वत पठार हो गया, या फिर सूरज हो गया, या फिर वायु हो गया। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन, जिसको मानव ने नहीं बनाया बल्कि भगवान ही कहिए, या फिर कहिए कि नेचर में ही ये सभी पहले से मौजूद थे। तो इस चीज़ को मतलब कि क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और संसाधन इसलिए भी कहेंगे कि देखिए आप घर में भी सुनते होंगे कि जैसे अरे मतलब संसाधन, कौन सा संसाधन को तुमको कमी है, पढ़ने का सब संसाधन है ही, तो मतलब पढ़ो। तो संसाधन का मतलब होता है कि जो आपकी जीने के लिए या कुछ करने के लिए आपको जो आवश्यकता हो, मतलब आपके लिए जो आवश्यक चीज़ होता है उनको हम संसाधन कहेंगे। तो क्या मतलब सूर्य आवश्यक नहीं आपके लिए, तो सूर्य भी आवश्यक है। क्या जल नहीं आवश्यक है, जल भी आवश्यक है। उसी प्रकार से और भी किसी भी चीज़ को आप लीजिए तो आवश्यक अगर हैं तो उस चीज़ को हम संसाधन कहेंगे। अब यही हो गया कि प्राकृतिक संसाधन, और एक होता है मानव निर्मित संसाधन, जिसको आर्टिफिशियल मतलब कि जो हम भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल में क्या हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ को जैसे आप ले लीजिए कि जैसे मतलब आपका बल्ब हो गया, कुर्सी टेबल पंखा हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो चलिए आगे हम चलते, थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है मतलब समझाने में, थोड़ा इसके लिए मतलब बने हुए रहिए, आगे मतलब चलेंगे स्पीड से। फिर देखिए कि इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था, वो क्या था। तो स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था पर्यावरण से संबंधित ही था, तो उसको हम स्टॉकहोम में आयोजित किए थे, पर्यावरण संबंधित था, तो इसको भी याद रखिएगा। कहता है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होता है। जैसे सौर जो विकिरण जो होता है, सूर्य से निकलती है विकिरण, तो उसका मतलब जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जल चक्र में है। जल चक्र को आप समझते होंगे। जल चक्र में क्या होता है कि नदी का या फिर समुद्र का पानी पहले गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या होता है, वह ऊपर उठता है, फिर जाता है, फिर जो है मतलब वह बादल का, फिर जैसे वह किस चीज़ का रूप लेता है, बादल का रूप लेता है। फिर जहाँ पर ठंडा मतलब देखता है तो ठंडा प्रदेश में क्या करता है कि वह बारिश बन जाता है, या बारिश होकर के गिर जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि तो यह पानी गर्म कैसे हुआ, पानी गर्म करने के लिए सूर्य की जो किरण होता है वह आवश्यक है। तो इसीलिए सौर विकिरण का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किस में है, तो वह हो जाएगा जल चक्र में हो जाएगा। फिर देखिए कि आपका हो जाएगा यह राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसको नीरी कहते हैं, नेशनल जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको हम नीरी कहते हैं। तो वो अवस्थित कहाँ है, वो अवस्थित है नागपुर में। तो नागपुर याद रखिएगा। नीरी कार्य करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि नीरी किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, तो जैविक विविधता का संरक्षण जो है सतत विकास का आवश्यक मतलब के लिए आवश्यक है। अगर हमको चाहिए कि सतत विकास मतलब हो तो उसके लिए आवश्यक है आपको क्या, कि जैविक विविधता का संरक्षण हम लोग करें, जैविक विविधता का संरक्षण करें। फिर देखिए कि पृथ्वी सम्मेलन, देखिए फिर आगे हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, रियो में किया गया था। देखिए इसको ऐसे पूछना चाहिए कि, या फिर ये क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है, पूछना चाह रहा है कि प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो रियो में हुआ था। या ये भी हो सकता है कि जैसे 4 गो ऑप्शन होगा और फिर जैसे जगह का नाम दिया गया होगा और ये पूछ लिया गया होगा कि बताइए कि जो कहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो वही क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो रियो में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। और आप जान लीजिए कि रियो में प्रथम जो शिखर सम्मेलन होता है वो किया गया था। तो यहाँ अगला क्वेश्चन में आपको वही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला देखिए यहाँ लिखता है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। रियो था ना, ऊपर में भी रियो था और यहाँ भी रियो है। तो रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में किया गया था। फिर देखिए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन
आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए अब पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का नाम क्या दिया गया है? तो इसको एजेंडा 21, पिछला साल का जो नाम इसको दिया गया था एजेंडा 21 दिया गया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक का नाम था, टाइटल जो था द फ्यूचर वी वांट। फ्यूचर वी वांट, देखिए यहाँ फ्यूचर वी वांट लिखा हुआ है तो फ्यूचर वी वांट हो जाएगा। फिर अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो फिर पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु का मतलब ही होता है वायु और मंडल, तो मंडल का मतलब होता है समूह और वायु का मतलब होता है विभिन्न गैसों का जो मिश्रण होता है उसको हम वायु कहते हैं, और तो इसीलिए हम इसको वायुमंडल कहते हैं क्योंकि वायु यहाँ मिलता है। तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण, देखिए तुरंत हम ऊपर बोले थे वायु क्या है? एक मिश्रण है, तो वायु एक मिश्रण हो जाएगा। फिर देखिए नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% लिखा हुआ 0.03%। ये याद रखिएगा, कारण आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन याद रहेगा। ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछेगा तो 0.038 या फिर 0.04 भी इसको बोला जाता है, तो आप इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा। तो कहता है इत्यादि गैस कहाँ पाई जाती है? तो ये वायुमंडल में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? तो ये वायुमंडल में पाया जाता है, जिसको याद रखिएगा कि ये वायुमंडल में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है उसको हम रेडोन कहते हैं। कहता है कौन सा नोबेल गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, इसका मतलब वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो उसको हम रेडोन कहते हैं। तो रेडोन को याद रखिए कि यह बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? रेडोन कहते हैं। फिर देखिए वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन का भी तुरंत पढ़े थे, 78% नाइट्रोजन ही ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर दूसरा जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट में होता है वह ऑक्सीजन होता है जो कि 21% होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी याद करने के लिए बोले थे, तो वो 0.038% या 0.04% भी याद रख सकते हैं। फिर देखिए यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस किसकी जिसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर पेड़ पौधा अगर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो वायुमंडल से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर कहिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और आपको जो है एक मतलब ऑक्सीजन जो जिसको आपको ज़रूरत है तो ऑक्सीजन वो पेड़ पौधा देता है। तो पेड़ पौधा ही जब नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से होगा? इसीलिए ज़रूरी है पेड़ पौधा का रहना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पेड़ पौधा अगर नहीं रहेंगे तो किसकी कमी हो जाएगा? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वह कार्य जो पेड़ पौधा का नहीं है वायु का प्रदूषण। देखिए वायु का प्रदूषण ये भी मतलब कि समझिए कि कैसा क्वेश्चन हो गया कि कभी भी जो पेड़ पौधा प्रदूषण नहीं कर सकता। इसीलिए देखते होंगे कि देश में चाहे मतलब इधर उधर जहाँ भी आप देखते होंगे तो कहा जाता है पेड़ पौधा लगाइए और प्रदूषण को मतलब हटाइए। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती हैं श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जो है। देखिए इसमें कह रहा है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो ये मतलब श्वसन हो जाएगा, और जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। आप देखते होंगे कि जब ज्वालामुखी जो फटता है तो उस टाइम भी बहुत सारा गैस निकलता है, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर में भी आपको क्या मिलेगा? गैस मिल सकता है, और बाहर निकलेगा तो वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी होता है। इस प्रकार से वो चक्र बोल रहा है। चक्र का मतलब क्या होता है कि आपका तो चलिए तो वही है कि कार्बन चक्र में आप ध्यान रखिएगा कि जो श्वसन जो होता है वो भी कार्बन चक्र में भाग लेता है, और जैव पदार्थों का अपक्षय जो होता है उसमें भी आप देखते होंगे कि कोई भी सड़ गल जाता है। कोई भी पेड़ पौधा ले लीजिए, चाहे मतलब कि आप जंगल झाड़ देखते होंगे कि मिट्टी में दब करके सड़ गल जाता है, तो उसमें भी वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यही है कि मतलब कार्बन चक्र बोल रहा है तो इसका मतलब होता है कार्बन के निर्माण में मतलब कार्बन जैसे कि जो ख़त्म होना, कार्बन का फिर निर्माण होना, तो इसी चीज़ को हम चक्र बोलते हैं। एक तरफ से मतलब कार्बन अगर ख़त्म हो रहा है तो दूसरी तरफ से कार्बन का निर्माण भी अगर हो रहा है तो इसको हम चक्र बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ आप देखते हैं? श्वसन में भी देखते हैं। क्या देखते हैं श्वसन में कि आप जैसे पेड़ पौधा आप देखिए, पेड़ पौधा मतलब क्या किया कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, पेड़ पौधा ख़त्म किया कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को ख़त्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म किया, और पेड़ पौधा बना कर क्या दिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और फिर छोड़ते हैं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। तो होता क्या है? तो एक तरफ से आप क्या देख रहे हैं कि आदमी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पेड़ पौधा होता है क्या? वो ऑक्सीजन मतलब छोड़ता है। मतलब
अगर एक चीज़ और आपको बतावे तो जैसे पेड़ पौधा भी श्वसन जब करता है तो वह भी मतलब कि रात के समय में पेड़ पौधा जब मतलब भोजन जब नहीं बनाता है, दिन में ही जैसे कि सूर्य के प्रकाश में ही वह मतलब क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, लेकिन रात में वो भी श्वसन का ही कार्य करता है। तो श्वसन में कोई भी जैसे कि जो जितने भी आप देखते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, तो सारा लिविंग थिंग्स श्वसन में क्या करते हैं कि मतलब वो ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी आप बात याद रखिए, किन्हीं आदमी को याद भी नहीं रहता है कि पेड़ पौधा भी श्वसन करता है, और पेड़ पौधा भी जो श्वसन करता है तो वो भी ऑक्सीजन लेता है, समझे। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब फिर देखिए कि जैसे इसमें तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि समझाने में आपको अगर शायद समझ में नहीं, अगर करवाने में से क्या है कि हम तो करवा ही देंगे तेज़ी लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फिर भी हम करवाने की कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड में। तो चलिए चलते हैं। देखिए कार्बन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है या अपने मूल रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट और हीरा। देखिए इसका जो मूल जो रूप होता है वह ग्रेफाइट और हीरा ही होता है, लेकिन इसके अलावे भी मतलब आपको जैसे बक फुल्लेरीन आप पढ़े होंगे, या फिर एक और भी मतलब कि जैसे कुछ होता है वैक्स करके कुछ होता है, तो वो भी रूप होता है। तो लेकिन मूल रूप जो होता है इसका ग्रेफाइट और हीरा भी, आप हीरा ही पढ़े होंगे। इसको हम अपर रूप भी, कार्बन का अपर रूप भी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की नहीं बढ़ाता, तो कौन जो है मतलब कि प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि आपको हम तुरंत अभी बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेकिन यहाँ बढ़ाने के बारे में बोल रहा है। तो मतलब बताइए कि ये पर्यावरण से या फिर कहिए वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। तो लेने का मतलब कि ख़त्म कर रहा है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर रहा है, लेकिन वायुमंडल में बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण जब करता है पेड़ पौधा, तो फिर उस टाइम मतलब घटता है, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड घटता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर घटाना हो कार्बन डाइऑक्साइड को तो पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ताकि वह संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अगर करे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार जो संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। कहता है कि अपक्षय होकर के क्या होता है, अपक्षय का मतलब ये होता है किसी चीज़ का मतलब कि महीन टुकड़ों में टूट जाना। तो उसको ही जैसे चट्टान अगर महीन टुकड़ों में टूट जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन हो जाता है कि जो वेदर जो मतलब कि साइंस का जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा पड़ता है कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो जेनेवा में ही मतलब कि WHO का जो मुख्यालय है वह भी जेनेवा में ही पड़ता है। तो उस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। देखिए विश्व मौसम विज्ञान अभी समय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन जो कहता है अभी समय लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान कन्वेंशन मतलब कि ये लागू हुआ था, तो 23 मार्च 1950 को। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। 27 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, मतलब क्या मनाते हैं 23 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। फिर देखिए UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो UNEP जिसको कि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP आप ऐसे लिख सकते हैं। तो U का मतलब होता है यूनाइटेड, N का मतलब नेशन, और E का मतलब इन्वायरमेंट पीस प्रोग्राम। तो UNEP का जो मुख्यालय हुआ नैरोबी केन्या में पड़ता है, नैरोबी केन्या में पड़ता है। ये सभी जो क्वेश्चन मुंह पर रटा होना चाहिए कि नैरोबी केन्या में पड़ता है। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो भी हम ऊपर पढ़े हैं कि इसका मुख्यालय नैरोबी में है, तो वही कहता है UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में इसका स्थापना होता है। आप स्टॉकहोम में जो देखे थे कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में, तो 1972 में यही इसी का मतलब कि स्थापना होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना होता है। UNEP के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो एरिक सोलहेम जो है, एरिक सोलहेम अभी 2021 के लिए भी यही हो जाएंगे, एरिक सोलहेम ही हो जाएंगे।
तो एरिक सोलहेम ही हो जाएगा। और फिर EPA का पूर्ण रूप क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को हम कहते हैं EPA कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, EPA बोलते हैं। फिर देखिए कि कहता है EPA की संघीय एजेंसी, EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी, जिसकी स्थापना कब किया गया था, 2 दिसंबर 1970 को स्थापना किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NEA से आशय क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। ये सभी फुल फॉर्म को याद रखिएगा। फिर देखिए कि इसमें आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की, जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। फिर कहता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, एक गैर सरकारी, मतलब यह सरकारी नहीं है, यह गैर सरकारी, जैसे प्राइवेट होता है तो उसी प्रकार से प्राइवेट, यह गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। यह पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित काम क्या करते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा कि NEA क्या है, तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। ये भी मतलब पर्यावरण से संबंधित, मतलब कि जैसे जो भी मुद्दा होता है तो उसको उठाता है। फिर आप अगर याद रखिएगा कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगर कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट कोई कंपनी अगर बनाता है जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के बहुत ही अनुकूल अगर बनाया है, तो उसको हम उस पर मतलब इको मार्क लगाया जाता है। इको का मतलब ही होता है पर्यावरण। आप इकोलॉजी पढ़े होंगे तो इको शब्द वहीं से आता है कि इको मार्क का मतलब होता है। आप याद रखिएगा कि इको मार्क का मतलब क्या होता है। आप अगर इसमें अगर देखिए इको जो लिखा हुआ है, इको मार्क जो होता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण अगर हो तो उसको हम इको मार्क देते हैं। फिर देखिए ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। तो आप इसमें पूछा भी जा सकता है कि भारत में इको मार्क कब से दिया जा रहा है, तो 1991 से दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ये जो है देखिए पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा मतलब क्या है कि लोगों को अवेयर भी या फिर बढ़ावा भी दे रहा है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी दे रहा है। इको मार्क किसी भी प्रोडक्ट को अगर देते हैं तो वो लोग मतलब ज़्यादा भी सामान को खरीदते हैं, तो इसलिए भी मतलब कि दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि 1991 से यह दिया जाना शुरू हुआ है इको मार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि पर्यावरण जो अनुकूल है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए मतलब किसको प्रारंभ किया गया, तो इको मार्क को प्रारंभ किया। देखिए इसी एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा जाता है, क्यों नहीं याद होगा, आप ही बताइए क्यों नहीं याद होगा। तो आप मतलब इसको याद कर सकते हैं। देखिए फिर धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है। धारणीय कृषि का मतलब होता है, धारणीय कृषि, अब देखिए धारणीय वर्ड जहाँ जहाँ लगेगा तो उसका मतलब समझिए कि हम आगे के बारे में भी मतलब ऐसा विकास हम चाह रहे हैं, ऐसा विकास चाह रहे हैं कि जो लगातार हो, मतलब अभी भी वर्तमान में भी हो और फ्यूचर में भी वो ऐसा ही चलता रहे, तो फिर उसको हम कहते हैं धारणीय विकास। तो धारणीय कृषि क्या होता है, धारणीय कृषि होता है कि कृषि क्षेत्र में कुछ हम ऐसा करें कि जिससे मतलब कि उर्वरता हो, चाहे उत्पाद हो, जो भी जैसे उत्पादकता हो, मतलब उस या फर्टिलिटी जो बना हुआ रहता है उस चीज़ को बनाए रखते हुए मतलब आगे भी बना हुआ रहे, तो उसी चीज़ को मतलब कि जैसे कहा जाता है कि धारणीय कृषि कहा जाता है। मतलब कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे, मतलब उसकी भूमि का जो गुणवत्ता होना चाहिए वो ख़राब नहीं होना चाहिए, मतलब आगे भी भविष्य में भी अच्छा बने रहे, तो उसको हम धारणीय कृषि मतलब कहते हैं। धारणीय वर्ड आप लग गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि वह फ्यूचर के लिए भी बोल रहा है कि अच्छा होना चाहिए। फिर कहते हैं भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। तो टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014-15 से, जब नरेंद्र मोदी जब मतलब कि जैसे जब आए हैं तो ज़्यादा ही कृषि क्षेत्र में कहने का मतलब कि जैसे जो मृदा पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 2014 में ही जैसे सॉइल जो एक कार्ड चला था, नहीं चला था सॉइल कार्ड, मतलब कि चला था मृदा कार्ड, तो वो भी मतलब मृदा कार्ड में क्या है कि जो NPK का जो रेशियो होना चाहिए, तो NPK का रेशियो भी उसमें देखा जाता है। और NPK का रेशियो क्या होता है कि अगर कहीं लगता है कम है तो उसमें NPK का रेशियो मेंटेन किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरता बना हुआ रहता है। तो इसलिए आप ये वर्ष को याद रखिएगा कि भारत में अगर टिकाऊ कृषि के लिए जो प्रयास किया जा रहा है 2014-15 से प्रयास किया जा रहा है। फिर देखिए कि भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। देखिए पंजाब राज्य सरकार जो है, या पंजाब राज्य सरकार नहीं कहिए, मतलब पंजाब जो कहिए, यह हरित गृह कृषि मतलब कार्य करने के लिए यह पहला नंबर पर आता है।
फिर देखिए मतलब स्टार्ट जो किया था, स्टार्ट कौन क्या किया था, पंजाब किया था। फिर देखिए अगर हम पढ़ते हैं कि कथन है और कारण है, मतलब एजर्सन है, रीजन है। आप इसको ध्यान से देखिए कि कथन में क्या कह रहा है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सूचकांक है। फिर कारक कहता है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो क्या कहता है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही जलवायु का सही सूचकांक है। जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। रीजन कहता है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। देखिए दोनों ही मतलब सही है, लेकिन रीजन नहीं है। देखिए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो ये आर्द्र जलवायु बोल भी रहा है कि आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो सही सूचकांक है। फिर देखिए कि आगे हम अगर पढ़ते हैं, कहता है नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है। तो आप भी जानते हैं कि अगर नगरीकरण होता है और औद्योगिकीकरण होता है तो फिर उससे किसकी ज़्यादा क्षति होती है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए यह क्या होता है कि क्षति ही होता है। और जैव विविधता के संरक्षण भी मतलब कि उसको भी करना चाहिए। संतुलित विकास के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए जैव विविधता के संरक्षण मतलब करना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 आपको बताए थे शुरू में ही कि एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था। भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप ये अधिनियमित हुआ था वे मतलब कौन से हैं, तो पर्यावरण तथा स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। देखिए 2010 में जो एनजीटी जो मतलब दिया गया था, तो एनजीटी का कहना था कि कोई भी चीज़ जो है ना पर्यावरण को क्षति ना पहुंचावे जो मानव जीवन के लिए खतरा हो, तो मानव जीवन के लिए खतरा हो। और देखिए ये कुछ जो है सो मतलब मेल खाता है अनुच्छेद 21 में भी यही चीज़ कहता है कि हमको ऐसा पर्यावरण मतलब कि जो प्रोवाइड किया जाए सरकार का चाहे देश का, यह कर्तव्य बनता है कि नागरिक को एक ऐसा पर्यावरण मतलब प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वह सही से रह सके। और एनजीटी का भी यही कहना है कि पर्यावरण में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं किया जाए जिससे कि मतलब मनुष्य जीवन पर या फिर मानव पर प्रभाव पड़े। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो एनजीटी का जो मतलब मोटो है, या एनजीटी जो है रिलेटेड है किससे, अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखिए। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो होता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको एनजीटी कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन से हैं, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अभी जो है एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ही है। फिर कहता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, तो मतलब देखिए हो सकता है कि इसे अगर बदल भी गया होगा, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ही हैं। लेकिन अगर बदल भी गया गया हो तो आपको मतलब क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया तो आपको मिल जाएगा कि जैसे हाँ अरे मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। कब किया गया था, 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि 18 अक्टूबर 2010 को ये मतलब किया गया था। फिर देखिए आपको हरित विकास जिसको ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन से हैं, WM एडम्स जो हैं, एडम्स स्मिथ जो थे वह ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। तो इसको भी बहुत ही याद रखिएगा अच्छा से। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 या Rio+20 सम्मेलन मतलब किससे संबंधित है, ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। तो यही सम्मेलन आपसे इतना ही बात पूछा जाएगा कि Rio+20 क्या है। तो Rio+20 जो है धारणीय विकास से रिलेटेड एक सम्मेलन मतलब कि करना था, तो उसी से संबंधित है। फिर कहता है कि Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त मतलब राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। देखिए Rio+20 जो हुआ था वह 2012 में ही संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ था। आप जानते हैं फर्स्ट भी जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था, 1992 में हुआ था। तो 1992 में हुआ था, यह चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर कहता है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो 1997 में देखिए कि +5 इसमें मान चले 1992 में हुआ था, 5 साल लगेगा, तो 1997 होगा कि नहीं होगा। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं 1900 था। और +20 अगर करना है तो आप देख सकते हैं कि ये 1992 में हुआ था फर्स्ट बार, और 20 अगर जोड़ दीजिएगा तो 2012 में नहीं हो जाएगा। 2012 में इसका मतलब कि 20 हुआ था।
फर्स्ट अगर हुआ था 1992 में, तो 20 कब होगा, तो 20 होगा 2012 में संपन्न हुआ होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और इसमें इतना सारा क्वेश्चन है कि, और इतना बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को इतना बार रिपीट किया हुआ है कि आपको याद, मतलब पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो आप बस बने हुए रहिए, आप उबिए मत। फिर देखिए कहता है कि 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर मतलब हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो 1997 के मध्य जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जिसको रियो+5 नाम दिया गया था। तो वो कहाँ किया गया था, अभी हमसे देखिए तुरंत पूछा था कि रियो+5 क्या है। सबसे पहले हमको क्या पूछा था, रियो+5 क्या है। तो रियो+5 जो होता है वो धारणीय विकास संबंधित है। रियो+5 कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो+5 जो हुआ था वो रियो+5 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और रियो+20 जो हुआ था, फिर से रियो+20 हुआ था, रियो+20 ब्राज़ील में ही हुआ था, रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। तो आप उस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं मतलब इसी को अगला मतलब लेक्चर में हम आपको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।